बच्चों, आज हम गतिशीलता यानी मोबाइलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मोबाइलिटी यानी कि नाम से ही यहाँ पर शो हो रहा है कि अगर हम इसको दो पार्ट में बांटें मोबाइलिटी को, तो मोशन प्लस एबिलिटी, यानी किसी भी वस्तु में गति करने की जो क्षमता होती है उसे हम उसकी गतिशीलता कहते हैं। ये तो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ, लेकिन हमको इसको कहाँ करना है? किसी विद्युत धारा के अंतर्गत हमको करना है, यानी किसी चालक के अंतर्गत। किसी चालक के अंदर में जो विद्युत आवेश होंगे, उन विद्युत आवेश की गति करने की जो क्षमता होगी, वही उस विद्युत आवेश की गतिशीलता या मोबिलिटी होगी। यहाँ पर जो विद्युत आवेश जो रहता है, आवेशवाहक, वह इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट अपने घर से वह स्कूल जाता है। ओके, इसको घर से स्कूल जाना है, तो यह स्कूल जो है साइकिल से जाता है। क्लियर? तो इसके पास एक पुरानी साइकिल है और एक नई साइकिल है। क्लियर? यह नई साइकिल है और यह पुरानी साइकिल है। ओके, अब वह अपने घर से स्कूल तक साइकिल, इस नई साइकिल में पहले जाता है। दोनों है। जब वह जाता है तो उसको मात्र यहाँ पर 5 मिनट लगता है नई साइकिल से। जब वह एक दिन पुरानी साइकिल से जाता है तो उसको यहाँ पर 10 मिनट का समय लग जाता है। ये एग्जाम्पल बताने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जैसे हमने मोशन प्लस एबिलिटी वर्ड कहा ना, उसी के ही तात्पर्य में मैं यहाँ पर तारतम्य ये बताई मैंने कि वह स्टूडेंट पुरानी साइकिल से अपने घर से स्कूल तक 10 मिनट में पहुँच रहा है, यानी इस पुरानी साइकिल की जो क्षमता है, गति की क्षमता है, वह क्या होगी? यह जो है धीरे चल रही है, यानी वह जो ज़्यादा समय लगाकर वहाँ स्कूल पहुँच रहा है, यानी इसकी क्षमता कम है, इसलिए वह धीरे चलते हुए जा रही है, और इसकी क्षमता अधिक है। तो इस तरह से यहाँ पर किसकी गतिशीलता अधिक होगी? इसकी गतिशीलता अधिक होगी। सेम वही चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। आप इसको आप दो चालक तार को, अलग अलग चालक तार को हम लेकर उनको सेम वहाँ पर वोल्टेज देकर और ये चालक तार की लंबाई समान रूप से लेकर हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो वहाँ पर जब अगर हम एक एल्युमिनियम और एक तांबे की तार को लेते हैं, तो तांबे के तार में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की या जो विद्युत आवेश है उसकी गतिशीलता बहुत अधिक होगी। क्लियर? तो हम ये अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वहाँ पर। तो गतिशीलता के लिए मैंने यहाँ पर एक चालक ले लिया है, ये AB है। हम इस चीज़ को समझने के लिए इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इस तरह से इसमें विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित होती है। ओके, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस दिशा में गति करते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता होगा। इस तरह से रहते हैं ये, इनका डायरेक्शन जो है। ओके, और इस प्रकार VD इनका इसी गति से इधर होंगे और E की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर बनेगा, उसकी दिशा इधर होगी। क्लियर? ये सारा चीज़ हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो फाइनली एक बार और रिपीट कर देती हूँ, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन या जो विद्युत आवेश होते हैं उन्हीं की गति की क्षमता को गतिशीलता कहा जाता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर
यानी यहाँ पर जो ये तो इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरे इस एरिया में पूरा ये पूरा चालक के अंदर इस तरह से गति करेंगे, लेकिन हमको इसकी गतिशीलता को निकालने के लिए हम इस चालक के ये जो परस्पर काट का क्षेत्रफल है वहाँ पर हम एक एकांक क्षेत्रफल लेते हैं। उस एकांक क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र के जो उस एकांक क्षेत्रफल जो विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र के यानी प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग को हम इस आवेश वाहक का गतिशीलता कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन्स आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होती है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ओके, एक एकांक विद्युत क्षेत्र में इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो अनुगमन वेग प्राप्त होता है वही उस आवेश वाहक की गतिशीलता होती है। क्लियर? एक बार और मैं डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। क्लियर? चलिए मैं दूसरा डेफिनेशन और बता देती हूँ। अपवाह वेग या अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कही जाती है। अभी मैंने जो बताया ये दोनों डेफिनेशन ये था। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका डेफिनेशन क्या है और कैसे ये हम इसको गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता है क्या कि आपकी बुक में केवल गतिशीलता वर्ड लिखा है, यानी इससे ये आपको समझना है वहाँ पर कि जो आवेश वाहक होते हैं चालक के अंदर, उस चालक के अंदर जो आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं उनकी गतिशीलता है ये। ओके, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं हम। चलिए अब हम इनके लिए व्यंजक निकालते हैं। तो पहला जो डेफिनेशन था उस पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था? गतिशीलता का मान अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि गतिशीलता बराबर अपवाह वेग या अनुगमन वेग या अपवहन वेग सभी एक ही है बटे विद्युत क्षेत्र। ओके, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब हमको पता है अपवाह वेग को हम Vd से दर्शाए हैं, अनुगमन वेग को, और विद्युत क्षेत्र को E से दर्शाते हैं। क्लियर? तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। आगे हम और देखते हैं इसमें कि जब हमको यहाँ पर Vd के बारे में लास्ट टॉपिक में पता है कि Vd की वैल्यू क्या होती है। Vd यानी अपवाह वेग की वैल्यू होती है माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ अपॉन m। माइनस लिखे हैं यानी यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं और आगे कैलकुलेशन के लिए इसको हम हटा भी सकते हैं। जब हम वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं तो ये माइनस जो है वो हट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर देखिए इधर E है, इधर Vd है और ये इक्वेशन 1 है क्या? Vd अपॉन E यहाँ पर दिख रहा है। क्या हम वैसा लिख सकते हैं इसको? तो अगर हम यहाँ पर E को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो Vd अपॉन कैपिटल E इक्वल्स टू बचा क्या यहाँ पर E इंटू टाउ अपॉन m। ये हमारे पास आया। मैं यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर इस फॉर्मूले में हैं उसको यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आप Vd के बारे में जानते हैं, यह अपवाह वेग या अनुगमन वेग होता है। क्लियर? एक बार रिमाइंड करा देती हूँ मैं। माइनस साइन का मतलब आप लोगों को ये भी होगा पता होगा, मैंने अभी भी वो दूसरे तरीके से भी इसको बताया, लेकिन वास्तव में होता क्या है? अनुगमन वेग और जो विद्युत क्षेत्र है, किसका अनुगमन वेग? इलेक्ट्रॉन्स का अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। माइनस साइन जो है मेन यही दर्शाता है। हम इसका अगर मॉड फॉर्म लेते हैं तो मापांक रूप, तो हम ये इसको
माइनस को नहीं लेते हैं, मेन रीज़न वही है। ओके, अब यहाँ पर ई क्या है, ई को देख लीजिए आप। स्मॉल ई को क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो रहता है, आपको क्या याद है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इसका यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ इस चीज़ को। और स्मॉल एम क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। याद है आप लोगों को क्या है इसका द्रव्यमान की वैल्यू? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या टर्म है? और टाउ है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल। ये इसके बारे में भी मैंने बताया है आप लोगों को। इसकी वैल्यू किन किन बातों पर निर्भर करती है शायद बताई भी हूँ, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। चालक के प्रकृति, वह किस प्रकार के चालक पर ये विश्रांति काल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति और चालक का तापमान क्या है, इन बातों पर निर्भर करता है विश्रांति काल का मान। ओके, अब यहाँ पर टाउ का मान यदि हम कांस्टेंट लेते हैं, मान लो कहीं पर टाउ अगर विश्रांति काल अगर कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट कब होगा मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ कि कांस्टेंट कब होगा, जब चालक का तापमान जो है T यह अगर नियत रहेगा तभी टाउ की वैल्यू नियत हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। मैंने ये एक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर बताया है। मेरे ख्याल से यहाँ जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं ये हम पहले जानते थे, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर और फिर से रिपीट कर दिया। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पर। अब इक्वेशन 1 हमारा क्या कहता है? म्यू इसके इक्वल म्यू है, तो क्या हम इक्वेशन 1 से इस वैल्यू को लिख सकते हैं? तो हमारे पास म्यू इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू टाउ अपॉन एम, यह हमको मिल गया। इसको हम थोड़ा इस रूप में भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टाउ। ई बाई एम आपको पता है क्या होता है? ई बाई एम, ई बाई एम यह जो है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहलाता है, और टाउ यह विश्रांति काल है। तो इस प्रकार हम इसको शब्दों में अगर लिखें तो हमको ये दूसरा फॉर्म भी मिल गया। गतिशीलता बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बराबर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश इनटू विश्रांति काल। ओके, इस प्रकार से गतिशीलता का हमको ये सेकंड फार्मूला मिल गया। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर मैं तुलनात्मक तौर पर जो पहला फार्मूला हमको मिला था वो मैं लिख देती हूँ। पहला फार्मूला क्या मिला था हमको? म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। तो इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का पहला फार्मूला है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में, और दूसरा फार्मूला है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश और विश्रांति काल के पदों में। क्लियर? तो इसको, ये वाले फार्मूले को हम शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि आवेश वाहक या इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का मान इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश और विश्रांति काल के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को गतिशीलता के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम इस म्यू की वैल्यू, म्यू चूँकि भौतिक राशि है, इसका हम मात्रक निकालते हैं। आगे हम इस गतिशीलता का मात्रक निकालते हैं। तो फार्मूला हमको पता था कि म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई होता है। तो म्यू का मात्रक निकालना है, यानी हम वी डी का मात्रक निकालेंगे अपॉन ई का मात्रक लिखेंगे। दोनों की यूनिट्स हम लिखेंगे। तो और ये जो हम निकालेंगे वो किस में होगा? ऐसा ही पद्धति में हम इसका मान निकालते हैं। ओके,
हम किसी भी में निकाल सकते हैं, CGS में भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इसका ऐसा ही मात्रक बता रही हूँ। तो VD का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और E का वोल्ट प्रति मीटर। मैं ये फॉर्मूला कहाँ से लिखी आपको पता है? V क्या है, वेग है, वेग बराबर दूरी बटे समय से हो गया ये, ओके। और E क्या है, वेग प्रवणता है, तो वेग प्रवणता है तो वहाँ पर E इक्वल्स टू V अपॉन हम L या X लेते हैं, वहाँ से निकल गया। V का वोल्टेज हो गया, वोल्ट हो गया, और X का मीटर हो गया, इसका भी मीटर हो गया, इसका सेकंड हो गया। क्लियर? यहाँ से मैंने इन दोनों का फॉर्मूला रखा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। इसको अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, m फॉर मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। तो इस प्रकार से म्यू का जो मात्रक होगा वह SI मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होगा। इसका आप विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं, ये आप निकालिएगा। क्लियर? हमने अभी तक क्या देखा, गतिशीलता क्या है, उनके डेफिनेशन देखे, उनके फॉर्मूले देखे, उसके बाद हम उसका SI यूनिट निकाले। इसका आप CGS यूनिट निकालिएगा और मुझे बताइएगा। आगे हम गतिशीलता की, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की, चलिए हम म्यू का SI पद्धति में एक और मात्रक निकालते हैं। उसके लिए भी हम फॉर्मूला VD अपॉन E का यूज़ करेंगे। तो हम इस VD का मात्रक लिखेंगे और E का मात्रक लिखेंगे SI पद्धति में। यहाँ पर भी हम SI मात्रक ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस VD का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, जो हम यहाँ ऊपर में निकाले सेम वैसे ही। अब यहाँ पर E का देखिए, आपको E के बारे में फॉर्मूला पता होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो बेसिक डेफिनेशन है उससे F अपॉन Q। यहाँ से हम F का SI यूनिट न्यूटन, Q का कूलाम। तो न्यूटन को मैंने N से डिनोट कर दिया और कूलाम को Q से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको अरेंज करके लिखिए इसको। तो मीटर, यहाँ न्यूटन, मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड। शब्दों में लिख लीजिए इसको, मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर कूलाम न्यूटन इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर म्यू मोबिलिटी की गतिशीलता के दो SI मात्रक हमको मिल गए। यहाँ पर एक है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, सेकंड है मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड। ओके, के बारे में देखते हैं। म्यू हमेशा धनात्मक राशि होती है। इसके डेफिनेशन से हमको पता है कि अनुगमन वेग का परिमाण प्रति एकांक, विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड निकालते, मापांक निकालते, यानी यह हमेशा धनात्मक राशि होती है। और इसका मान यह जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस चीज़ को हम देखते हैं कि यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है।
ओके। साथ ही साथ जब हम ये फॉर्मूला निकाले हैं म्यू इक्वल्स टू E/m इंटू टाउ, यह किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए E और m की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है। ओके, तो इसको अगर हम E/m को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, नियत लेते हैं, तो उस कंडीशन में म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टाउ हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी आवेश वाहक की मोबाइलिटी यानी गतिशीलता का मान विश्रांति काल पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमगत टक्करों के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम रहेगा उस पर निर्भर करता है। तो दो बात हो गई, आवेश वाहक की प्रकृति और उनके रिलैक्सेशन टाइम पर निर्भर करता है, विश्रांति काल पर। यानी यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे अगर यहाँ पर विश्रांति काल का मान अधिक होगा, म्यू की वैल्यू भी अधिक होगी। विश्रांति काल अधिक होगा तो उसका अनुगमन वेग अधिक होगा, तो वहाँ पर म्यू की वैल्यू अधिक होगी। यदि विश्रांति काल कम होगा तो वहाँ पर अनुगमन वेग का मान कम होगा, तो म्यू की वैल्यू यानी गतिशीलता का मान भी कम होगा। तो इस प्रकार गतिशीलता का इलेक्ट्रॉन की या आवेश वाहक की गतिशीलता का मान उनके विश्रांति काल पर निर्भर करता है। इस तरह से एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि यदि हम किसी भी चालक को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वह धात्विक चालक होते हैं, तो तब हम क्या देखते हैं वो देखिए आप। जब किसी धात्विक चालक को गर्म किया जाता है तो वहाँ जो उस चालक के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी गतिशीलता, उन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बढ़ जाती है ताप बढ़ने के कारण। अनुगमन वेग अधिक हो जाएगा तो उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ओके।